एवरीवन, मेरा नाम कुमार हर्ष है और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2015-17 बैच का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। 2016 में मैंने नेट का एग्ज़ाम पहली बार दिया था, तो उस साल मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। फिर मैंने वही सेम यूजीसी नेट जेआरएफ पे एग्ज़ाम 2017 में जनवरी में दिया, तो उस साल मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया और मेरा परसेंटेज था 70। लेकिन कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण मैंने पीएचडी में इनरोलमेंट नहीं लिया और वो जेआरएफ मेरा एक्सपायर हो गया। तो इसलिए मैंने पिछले साल यानी 2019 जून में फिर से यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा फिर से जेआरएफ हुआ और मुझे इस बार 76% मिला। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके बदौलत मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के थ्रू जेआरएफ की स्ट्रैटेजी को 3 भागों में डिवाइड किया है और इसे आप 3P स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। इसमें पहला P है पैटर्न, दूसरा P है प्रिपरेशन और तीसरा P है प्रैक्टिस। तो पैटर्न, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। बात करते हैं पैटर्न इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 में आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पेपर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो पेपर 1 के 100 मार्क्स, पेपर 2 के 200 मार्क्स, मिला के ये पूरा एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है। आप 300 मार्क्स में कितना स्कोर करते हैं, इसके बेसिस पे आपका परसेंटेज डिसाइड होता है या परसेंटाइल भी डिसाइड होता है। अगर आपका जो परसेंटेज या परसेंटाइल है वो कट ऑफ से ऊपर है, तो आप इस यूजीसी नेट जेआरएफ में पास घोषित किए जाते हैं। जेआरएफ का जनरली कट ऑफ जो होता है वो नेट से काफ़ी ऊपर होता है। दोनों पेपर्स में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन का। ये हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग पहले पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 को अगर हमें डील करना है, तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको निश्चय ही हेल्प होगा। मैंने आर गुप्ता की बुक खरीदी थी, उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। और चूंकि ये एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होता है, तो आप ये समझिए कि 20 एग्ज़ाम्स के, पास्ट 20 एग्ज़ाम्स के उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप बुक खरीदा, सेकेंड स्टेप मैंने क्वेश्चन उठाया। फॉर एग्जाम्पल मुझे जून 2020 में ये एग्ज़ाम देना है, तो मैंने जून 2019 या दिसंबर 2019 से मैं पीछे गया। पीछे कैसे गया, मैंने कैटेगराइज किया सारे क्वेश्चंस को। कैटेगराइज क्या करना है, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर वो माइक्रो का क्वेश्चन है तो आप उसके सीरियल नंबर में MI लिखिए बगल में। अगर सेकंड क्वेश्चन पे आइए, अगर वो भी माइक्रो का क्वेश्चन है तो आप फिर से MI लिखिए। थर्ड क्वेश्चन में आइए, अगर वो मैक्रो का क्वेश्चन है तो आप MA लिखिए सीरियल नंबर के बगल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है तो आप IT लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का है तो आप IND लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पब्लिक फिनांस का है तो आप PF लिखिए। आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म अपने सहूलियत से कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के लिए 3 to 4 डेज रखिए और बहुत ऑनेस्टली और बहुत पेशेंस के साथ इसको करिए। आप 2019 से स्टार्ट कीजिए और पिछले 10 साल तक आप चले जाइए। एक बार ये कैटेगराइजेशन का काम खत्म होता है तो आपका स्टेप 2 पूरा हो जाता है। आइए अब स्टेप 3 पे। आप कोई भी एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन उठाइए, फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उससे ही सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल 2019 के क्वेश्चन पेपर में सपोज 10 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं जिसको आपने कैटेगराइज करके रखा है, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई बात नहीं, अगर 10 में से 8 गलत भी हो जाए तो दिल छोटा ना करें। आप सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशन से उसका करेक्ट आंसर उसमें टिक कीजिए और उसके सॉल्यूशन को याद कर लीजिए। ये याद करने का जो और सॉल्व करने का जो ये प्रोसेस है, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन के साथ आप कीजिए।
एक बार आप अच्छे से सॉल्व और ये याद कर लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूजीसी मैक्सिमम कितना टफर क्वेश्चन पूछ सकती है और मिनिमम कितना इजियर क्वेश्चन पूछ सकती है। आपको पूरा एक रेंज पता चल जाएगा और एक पैटर्न जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप फिर बुक पे जाइए। जो फोर्थ स्टेप है आप उसमें बुक पे जाइए, उसके बाद बुक को आप पढ़िए। ये जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ किया, ये सेम चीज आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ भी कीजिए, पब्लिक फाइनेंस के साथ भी कीजिए, इंडियन इकोनॉमी के साथ भी कीजिए, सारे पेपर्स के साथ ऐसा ही कीजिए। पहला आपको कैटेगराइजेशन करना है, दूसरा आपको सॉल्व करना है, फिर याद करना है, तब आपको बुक पे जाना है। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल आहूजा पढ़ रहे हैं तो एच एल आहूजा बहुत मोटी बुक है, तो अगर आप पहले बुक से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है या कितना क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा क्या छोड़ना है क्या 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 रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जनरल इक्विलिब्रियम के सिर्फ कंडीशंस से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सिर्फ कंडीशंस करके फिर आगे निकल जाइए दूसरे चैप्टर में। नहीं तो आपको पूरा जनरल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर डिटेल में करना पड़ेगा। चलिए पेपर 2 में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि हमें कौन कौन सा बुक रेफर करना चाहिए। तो मैंने जो बुक्स रेफर किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने एच एल आहूजा का बुक पढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने डी एन द्विवेदी को रेफर किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से डी एन द्विवेदी थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है। हालांकि आप एच एल आहूजा को भी रेफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वैसे तो स्टैंडर्ड बुक सेल्वेटोर मानी जाती है, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ के पर्पस के लिए एम एल झिंगन बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें थियोरी का एजम्पशंस, बॉडी क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन्स करके काफ़ी अच्छे से स्पेसिफाई करके सारे चीज़ दी गई है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के लिए भी एम एल झिंगन की बुक मुझे अच्छी लगी थी, आप उसे देख सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस में आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे एच एल भाटिया हो गया, आर के लेखी हो गई, तो ये अच्छी बुक्स हैं जिसको कि आप रेफर कर सकते हैं पब्लिक फाइनेंस के लिए। बात करें इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी से कुछ लोग काफ़ी संशय में रहते हैं कि कैसा क्वेश्चन कहाँ से पूछ देंगे, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैंने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक को मैंने फर्दर 2 पार्ट में बांटा, डेली करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज पीआईबी के वेबसाइट पे वो सर्वे का और बजट का समरी अपलोड करते हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है वो पर्पस आपका सर्व हो जाएगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। डायनेमिक में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, डेली करंट अफेयर्स की बात करें, तो आप विजन आईएएस का एक पीटी 365 मैगजीन आता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें 1 ईयर का करंट अफेयर्स रहता है और काफी प्रिसाइज फॉर्म में रहता है। एक बार अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का सारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से पीआईबी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समरी प्लस पीटी 365 विजन आईएएस का कर लेने से आपका इंडियन इकोनॉमी का डायनेमिक पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बात करें स्टैटिक पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप मिश्रापुरी कर सकते हैं, मिश्रापुरी की बुक आती है। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप संजीव वर्मा जी की बुक आप रेफर कर सकते हैं। मिश्रापुरी की बुक अगर आप रेफर करना चाह रहे हैं तो उसकी मोटाई को देख करके आप घबराइए मत, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास दिमाग में सारा पैटर्न जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है वह सेट है। तो आप उसको ध्यान में रख के जब बुक पढ़ेंगे तो आपका बुक फटाफट आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप संजीव वर्मा जी को की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में भी आपको सबसे पहले कैटेगराइज करना है। पेपर 1 के लिए भी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आर गुप्ता की उसी बुक में दिए गए होंगे जिसमें आपका पेपर 2 का भी क्वेश्चंस है। सबसे पहले कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज किस में करना है? रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, पॉलिटी, रीजनिंग, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी उनका सेक्शंस है आप कैटेगराइज कर लिए। 3-4 दिन आराम से कैटेगराइज कीजिए। उसके बाद कोई एक चीज़ उठाइए। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग एप्टीट्यूड उठा रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आप 2019 से लेकर के 2010 तक जो आपका 10 ईयर्स का क्वेश्चन है आप उसको आप सॉल्व कर लीजिए और उसके सॉल्यूशंस को याद कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ पेपर 1 में पहले क्वेश्चन को ही रेफर करने के लिए, क्योंकि अगर आप पेपर 1 के किसी बुक को रेफर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक
क्वेश्चन के एग्जाम्पल से देता हूँ। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो सपोज कीजिए ऑप्शन है जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करे, जो ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके पढ़ाए, जो इनकरेज करे स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पैदा करे सब्जेक्ट में। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा सबसे अच्छा आंसर है। क्योंकि जब आप बुक को रेफर करते हैं तो बुक में क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर 10-15 दिए गए होंगे और ये चारों ऑप्शन उसमें दिए गए होंगे। तो आपको ये, अगर आप पहले बुक पढ़ते हैं तो आप उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं तो आप सही आंसर नहीं मार कर पाएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये सारे क्वालिटीज ही, चारों ऑप्शन ही क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर है। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चंस बनाते हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आप बना करके उसको याद कर ले रहे हैं तो आपको ये पूरा अंदाजा लग जाता है कि यूजीसी के हिसाब से क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर क्या है, उनका आंसर क्या है, वो इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इन वेग क्वेश्चंस में वो कौन सा आंसर को सही मानते हैं। आपको एक पैटर्न डिसाइड आपको हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन को आप जितना सॉल्व करेंगे तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जैसे आप पेपर 1 को आप सॉल्व करें तो आप सब एग्जाम में तो आप सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन को कर लें, क्योंकि ये इसके आंसर्स उसी में दिए हुए रहते हैं। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने इतने मार्क्स का सॉल्व कर लिया। बात करें पेपर 1 के बुक के लिए, जब आप एक बार आप कैटेगराइज कर लिया, आपने सॉल्व कर लिया, आपने लर्न कर लिया, आपको आइडिया लग गया कि पैटर्न क्या है, उसके बाद आप बुक पे आइए। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक मेरी नज़र में पेपर 1 के लिए KVS मदान की बुक है, जो पियर्सन पब्लिकेशन की है। इस बुक में सारा सेक्शंस कवर किया हुआ है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर इसमें पॉलिटी का अगर सेक्शन आपको नहीं दिया गया तो आप लूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसमें पॉलिटी का सेक्शन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपसे शेयर की। हमने अभी पैटर्न डिस्कस कर लिया, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, और हम अब लास्ट सेक्शन में पहुँचते हैं जिसका नाम है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बिना आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सैम्पल पेपर्स आती है मार्केट में, जैसे आप अरिहंत के भी खरीद सकते हैं। आप टाइम देख करके, जितना टाइम एग्जाम में दिया गया है, आप उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। घबराइए मत, अगर आपको मार्क्स कम भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप फिर भी लगे रहिए। आप अगर डेली क्वेश्चन सैंपल्स बना रहे हैं वो भी अच्छा है, 2 दिन पे बना रहे हैं, 3 दिन पे बना रहे हैं, बट आप रेगुलर उसको बनाते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं उसे बना सकता हूँ। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे जितना बने मार्क्स अपने आप को दीजिए और सॉल्यूशंस को फिर याद कर लीजिए। अगर आपका 1 मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप उसके बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट समझिए। अंततः मैं जाते जाते आपसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेंगी। आप सबसे पहले इस एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम का नाम UGC नेट या नेट का एग्ज़ाम मत बोलिए, आप इसको JRF का एग्ज़ाम बोलिए। अगर आप सोच भी रहे हैं तो आप JRF बोलिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप JRF बोलते हैं तो आपका दिमाग, आपका बॉडी जो है वो JRF के कट ऑफ के हिसाब से फंक्शन करता है, तो आप पढ़ाई भी उसी हिसाब से करेंगे, तो आपका कट ऑफ, आप हायर कट ऑफ के लिए रेडी रहेंगे, तो आपका नेट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपने पूरे शिद्दत से किया तो आपका JRF भी डेफिनेटली हो ही जाएगा। UGC नेट JRF का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अच्छी जगह से PhD कर सकते हैं या एक अच्छा रिसर्चर बन सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स IITs में इनरोल्ड हैं, आप वहाँ से या और रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से PhD करके आप लेक्चरर या रिसर्चर बन सकते हैं और इंडिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इंडिया के एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड सच में रियलाइज़ कर सकता है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा ये वीडियो, इसमें 1-2 बातें भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को सुदृढ़ करती हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करती हैं और आप सफल होते हैं, तो मैं ये समझूंगा मेरा ये उद्देश्य पूरा हुआ। Thank you so much.